फिल्म बनती है, फिल्म बनने के बाद आपको स्टार का नाम मालूम हो, एक्ट्रेस का नाम मालूम हो और आपको पूरी टीम का नाम मालूम हो, लेकिन कुछ ऐसे शख्स होते हैं फिल्म बनने के पीछे सैकड़ों लोगों का योगदान होता है। उन योगदान को याद रखने के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है अलग अलग क्षेत्र के लिए। ऐसे ही राजस्थान के एक शख्स हैं संतोष सिंह जैन। आज खास बात में हम आपको लेकर आए हैं जैन के पास। उनसे जानेंगे फिल्मों के बारे में, राजस्थानी फिल्म के इतिहास के बारे में और आजादी से पहले के उस दौर के बारे में जिस दौर में इन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया और बदलाव के बारे में। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। खास बात कार्यक्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं संतोष सिंह जैन। जैन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने राजस्थान का नाम देश ही नहीं दुनिया में भी काफी शोहरत के साथ आगे पहुंचाया है। जैन की अगर बात करें तो 2006 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। जैन ने आजादी से पहले के साथ फिल्मों में प्रवेश किया और फिल्मों के उन्होंने अपने जीवन में इस कदर उतारा कि हिंदी फिल्म की अगर बात करें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अमिताभ बच्चन से लेकर आम एक कलाकार तक शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस शख्सियत के बारे में नहीं जानता हो। आइए हम खास बात में इनसे कुछ सवाल करते हैं फिल्मों के बारे में, फिल्मों के भविष्य के बारे में और राजस्थान के बारे में। जैन साहब, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि आप आजादी के उस दौर से हैं, आजादी से पहले के दौर से हैं जब फिल्मों के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते थे और फिल्म देखना लोगों का एक सपना होता था। तब से लेकर आज तक की अगर बात करें तो उस दौर में क्या खास बात थी? 1941 में मैं फिल्मों में आया। गोलसाज की एक कंपनी है भूसावल में थी, सेंट्रल सर्किट से सुप्रीम जनरल फिल्म एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड। उसमें मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुआ और 1941 से लेकर आज तक मैं फिल्मों में ही हूँ। 1964 में मैं सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन का अध्यक्ष बना और तब से आज तक मुझे 43 साल हो गए हैं इस एसोसिएशन की अध्यक्षता करते। आपको 43 साल हो गए, आपने वो दौर देखा 1941 में जब आपने फिल्मों में प्रवेश किया, फिल्म लाइन से जुड़े। उस दौर की अगर बात करें तो वो क्या दौर था? उस सुनहरी दौर माना जाता था। क्या खूबी आप उस दौर में देखते? उस जमाने में सब फिल्म लाइन में जितने भी आदमी थे, प्रोड्यूसर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, एग्जीबिटर था, वो सब इस नियत से काम करते थे कि हमारी फिल्म अच्छी से अच्छी फिल्म बने। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म खरीदता था और सिनेमा बहुत कम थे उस ज़माने में। धीरे धीरे सिनेमा बढ़े। अगर उस दौर की बात करें तो उस दौर के बाद आज़ादी का दौर आया। आज़ादी के बाद फिल्मों की शुरुआत हुई। 50 का दशक आया। 50 के दशक को आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या सहयोग रहा? 50 के दशक में कलाकार, अच्छे अच्छे कलाकार आए, लेकिन संख्या बहुत कम थी। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, सिनेमा घर भी बढ़े और एक वक्त ऐसा आ गया कि कलाकार ज़रूरत से ज़्यादा फिल्में लेने लगे। एक आर्टिस्ट औसतन साल में 4 पिक्चर कर सकता है अगर पूरे दिन काम करे तो। लेकिन उस ज़माने में 1970 के आसपास में कलाकार एक कलाकार 50-50, 60-60 पिक्चरों का अनुबंध कर लेता था और रिजल्ट ये होता था कि उसको हर पिक्चर को 3, 4, 5, 6 साल, 7 साल तक मैं पूरी कर पाता था। फिल्म का स्तर जरा गिरने लगा था और देश में डिसिप्लिन की कोई बात सोच ही नहीं रहा था। उस वक्त मैंने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से ये तय किया कि कोई भी कलाकार अगर 12 से ज़्यादा फिल्मों में का एक साथ काम करेगा तो उसकी पिक्चर हम सेंट्रल सर्किट से एसोसिएशन में नहीं खरीदेंगे। और नतीजा ये हुआ कि लोगों ने फिल्में, कुछ लोगों ने बनाई, लेकिन फिर हमने कहा कि ये फिल्म हम अपने सर्किट में नहीं लेंगे। फिर सारे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने कहा कि भाई फिल्म तो बन चुकी है, अब आप इन पर जो भी जुर्माना लगा कर फिल्म चला लेंगे तो ठीक होगा। तो हमने वो छूट दी। 1980 में फिर हमने सख्ती की कि भाई अब ये बहुत हो गया, लोग फिर भी फिल्म बनाते हैं। तो 1980 में हमने तय किया कि अब 6 से ज़्यादा अगर कोई कलाकार फिल्म रखेगा तो उसकी फिल्म हम नहीं खरीदेंगे। और उसमें उस डिसिप्लिन, उसमें फिल्म इंडस्ट्री में सारे देश में डिसिप्लिन आ गया
ये कलाकार कम पिक्चरें करते थे, अच्छी पिक्चरें बनती थी। और आपने उस दौर को देखा है, उस दौर के बाद आप आज तक भी फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं अपनी एसोसिएशन के जरिए या दादा साहब फाल्के एकेडमी के जरिए। आपने किस हैसियत से काम शुरू किया और कहां तक आप किस तरह से पहुंचे, लोगों को अगर बताएं तो। मैंने तो एक बहुत साधारण से रिप्रेजेंटेटिव हैसियत से शुरुआत की। 1944 में मैं इंदौर में कृष्णा सिनेमा में असिस्टेंट मैनेजर हुआ। 1947 में वहाँ मैनेजर हुआ। फिर हमारे गोलचास की सिनेमा थे, अजमेर में भी थे, जबलपुर में भी थे, नागपुर में थे, तो वहाँ हमारा स्थानांतरित होता रहता था। फिर 1957 में मराठा मंदिर जब बनने लगा तो मेरी नौकरी मराठा मंदिर में लगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि मराठा मंदिर, जो कि हिंदी फिल्म इतिहास की एक कड़ी माना जाता है, मराठा मंदिर का बड़ा नाम है, तो मराठा मंदिर के आप आधार स्तंभ रहे हैं। मैं कंस्ट्रक्शन लेके ओपनिंग तक रहा था। 1958 में सिनेमा चालू हुआ था और 1961 तक मैंने नौकरी की। उसके बाद फिर मैंने अपना खुद निजी व्यवसाय शुरू कर दिया। उसके बाद आपकी फिल्म कलाकारों से बात होती थी, उस दौर के कलाकारों की बात और आज के दौर के कलाकारों में क्या अंतर पाते हैं? उस दौर के कलाकार पहले तो क्योंकि हमने डिसिप्लिन के लिए जो सेलिंग लगाया था उनके ऊपर, तो हर एक कलाकार से जान पहचान हुई। उनको हमको समझाना पड़ा तो भाई अब आप अगर ज़्यादा पिक्चरें करेंगे तो हम आपकी पिक्चर नहीं लेंगे। और फिर हमने एक कमेटी बनाई, वो नियंत्रित करती थी कि कौन से स्टार को कौन सी पिक्चर मिले। और अमिताभ बच्चन 1900 साल नहीं याद है, अमिताभ बच्चन हमारी सीलिंग से पैदा हुए। अगर सीलिंग नहीं होती तो अमिताभ बच्चन नहीं होते। किस तरह से सीलिंग से अमिताभ बच्चन आए? उस जमाने में जितेंद्र के बाद 7वीं पिक्चर थी सुंदरलाल नाटा की। वो पिक्चर हमने कहा कि आप शुरू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आपके पास ऑलरेडी 6 पिक्चर है। तो सुंदरलाल नाटा जी ने कहा कि साहब मुझे एक लंबा एक कलाकार आया है, वो मिल रहा है, मैं ले लूँ। तो मैंने कहा ले लीजिए। तो उन्होंने वहाँ से उनकी पिक्चर शुरुआत। अमिताभ बच्चन फिल्म स्टार बने, फिल्म एक्टर बने। स्टार तो बहुत बार बने, पिक्चरें शुरू में उनकी पिक्चरें बहुत। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो ये आपने जिस सीलिंग का काम किया, सीलिंग के काम अमिताभ बच्चन के लिए बहुत बेहतर साबित हुआ है। कई स्टारों के लिए अपने आपको कई स्टार पैदा हुए सीलिंग में और फिल्म पूरा डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद आप देखिएगा आज तो 3-4 पिक्चर भी किसी स्टार के पास नहीं हुई। एक अवेयरनेस आ गई कि भाई ज़्यादा फिल्में करना ठीक नहीं है, तो अवेयरनेस आ गई। और अब फिल्म अब कोई स्टार 6 पिक्चर कोई करता क्या मानते हैं कि फिल्म के साथ भी न्याय नहीं होता? अगर एक स्टार 12 फिल्में कर ले, 10 फिल्में कर ले, 8 कर ले, फिल्म उसको फिक्स कर दीजिए। उस जमाने में 2-2 घंटे एक जगह शूटिंग होती थी। दिन में 8 पिक्चरों की शूटिंग करता था और डिस्टेंस बहुत है। बॉम्बे में तो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाने में समय जाता था, तो फिल्मों का स्तर बहुत ज़्यादा खराब गिर गया था। इसलिए प्रोड्यूसर्स ने भी फिर सहयोग किया और ये फिल्म सेलिंग हमारी बड़ी सक्सेसफुल रही। कार्यक्रम में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी दादा साहब अवार्ड विजेता संतोष सिंह जैन से चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। खास बात में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जैन साहब के साथ। जैन साहब, यहां पर एक और सवाल है। सवाल यह है कि आज फिल्म सिनेमा को 100 साल लगभग पूरे हो जाएंगे कुछ सालों में। 100 साल का लगभग फिल्म सिनेमा हमारा हो गया है। 100 सालों में आप क्या परिवर्तन देखते हैं फिल्मों में, उस दौर से लेकर आज के दौर तक? अब तो जब से मल्टीप्लेक्सेस आए हैं नक्शा ही बदल गया। पहले बिजनेस कम था, आज बिजनेस बहुत, मल्टीप्लेक्स के माध्यम से बिजनेस बढ़ गया है। और एक उपलब्धि में एसोसिएशन की बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में 150% एंटरटेनमेंट टैक्स था, राजस्थान में 100% टैक्स था, महाराष्ट्र में 150% टैक्स था। हमने अपने एसोसिएशन के माध्यम से सरकारों को जागृत किया और उनसे निवेदन किया कि एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा है। और अब मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है कि धीरे धीरे कम होते होते राजस्थान सरकार एक पहली सरकार है कि गहलोत साहब ने पूरा एंटरटेनमेंट टैक्स माफ़ कर दिया। मध्य प्रदेश में 150% से घटता आज 20% है।
और वहाँ एक और है कि वहाँ 50 रुपये का टिकट तक एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी 30 रुपये तक का एंटरटेनमेंट टैक्स 30% टैक्स है, लेकिन वहाँ भी 50 रुपये तक का एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार से भी हमारी बातचीत चालू है और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में महाराष्ट्र सरकार भी कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स कम कर देगी। यहाँ पर एक सवाल ये है कि मल्टीप्लेक्स जो है वो मल्टीप्लेक्स का चलन चल गया है और सिंगल थिएटर जो है वो अब थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मल्टीप्लेक्स के साथ सिंगल स्क्रीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंगल स्क्रीन गरीबों का सिनेमा है, मल्टीप्लेक्स अमीरों का सिनेमा है। तो गरीबों का सिनेमा होने के नाते सिंगल स्क्रीन में भी लोग बहुत जाते हैं। सब जगह सिंगल स्क्रीन की अच्छे सिंगल स्क्रीन वालों ने अगर जिन सिनेमाघरों ने अपने आप को अपडेट कर लिया है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये धीरे धीरे लोगों में जागृति आ गई है कि सब सिनेमा वाले जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा वाले अपने सिनेमा को अपडेट कर रहे हैं और ये कंधे से कंधा मिलाकर दोनों साथ साथ चलते रहे। आपका कहना कि राज मंदिर है वो इस तरह का एक अच्छा नमूना है कि सिंगल स्क्रीन होते हुए भी आज भी बदस्तूर। आज राज मंदिर का बिजनेस सारे मल्टीप्लेक्स का इकट्ठा करके हैं तो उतना बराबर राज मंदिर के बराबर नहीं होता है। ये उपलब्धि राज मंदिर की है। तो सिंगल थिएटर, फिर भी सिंगल थिएटर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सिंगल थिएटर्स में क्या सिंगल थिएटर्स को अपडेट कर देंगे। अब टाइम आ गया है, डिजिटल सिनेमा आ गया है, सैटेलाइट सिनेमा आ गया है। अब आपको फिल्म की ज़रूरत नहीं है, बिना फिल्म के सिनेमा चलेंगे। तो सब सिनेमाघर अगर आप सबको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, फिल्म तो मिलने वाली नहीं, तो डिजिटलाइज करेंगे और सिनेमा को अपडेट कर लेंगे तो सिंगल स्क्रीन भी सब चलेंगी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि आप राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, तेलुगु बात करें, तमिल बात करें, कन्नड़ बात करें, मलयालम की बात करें, बंगाली की बात करें, मराठों की बात करें, मराठी भाषा की, हर फिल्म की अपनी एक अंदाज होता है भाषा में। लेकिन राजस्थानी भाषा जो है ये राजस्थानी फिल्मों का के लिए अगर बात करना चाहे तो राजस्थानी फिल्मों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? राजस्थानी देखिए, सब जितने भी रीजनल लैंग्वेजेज हैं उनकी सरकारों ने उनको बहुत मदद की। महाराष्ट्र में मराठी पिक्चर बनाने लोगों को 30 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती। तेलुगु में टैक्स की छूट के अलावा बाकी और बहुत सारी वजह से हर रीजनल लैंग्वेज में। लेकिन राजस्थान में बड़ा दुख कहना पड़ता है, राजस्थान में ऐसी कोई स्कीम हमारी सरकार ने अभी तक बनाई नहीं। अभी एक सिर्फ स्कीम बनाई कि 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देते हैं, वो बहुत कम है। आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड की फिल्म बनाने के लिए 50, 60, 70 लाख रुपए कम से कम लगता है। तो अगर जब तक 15-20 लाख की अगर सरकार सब्सिडी नहीं देगी तो राजस्थानी फिल्मों का भविष्य मुझे कोई उज्जवल नजर नहीं आता। आपका ये भी मानना सही है कि जिस तरीके से दूसरे जो स्टेट्स हैं वहां से कई अच्छे स्टार्स निकल के जाते हैं, राजस्थान के स्टार्स भी बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहा स्टार्स का, कुछ लोगों को अगर हटा दे तो? राजस्थान के स्टार पहुंचे नहीं, लोगों को में जानकारी नहीं हो, राजस्थान में सिमटे हुए हैं। अगर अच्छे पैमाने अच्छे फिल्म बने तो उनकी भी पहुंच होगी, उनकी भी हिंदी फिल्म में या और किसी फिल्म में उनकी जाए। कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब यह है कि राजस्थानी फिल्में अगर बहुत अच्छी तरीके से चले तो यहाँ के स्टार्स को मुंबई में भी मौका मिल सकता है। पक्का मिलेगा, मुंबई में, विदेशों में मिलेगा, ओवरसीज हमारी फिल्में जाएगी। आज हमारी फिल्म ओवरसीज के स्टैंडर्ड की बन नहीं रही। भोजपुरी आज हमारे सामने, सबके सामने चुनौती बना हुआ है। भोजपुरी आज सारे हिंदुस्तान में चल रही है, विदेशों में भी जा रही है। अगर राजस्थान की सरकार ये सोचे कि व्यवसाय को मदद करना है तो ये भी बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें साउथ की फिल्मों की तो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो फिल्में ये डब्ड होकर आजकल सारे चैनल इनको डबिंग दिखा के और टीवी चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, डबिंग करके देश में भी चलाते हैं, विदेशों में भी चलती है। उनकी फिल्में विदेशों में चलती है, बड़ा पैसा अर्जित करके लाती है वहाँ से। इसका क्या रीजन मानते हैं आप? बड़ा आज आपको बताऊंगा, जापान में एक पिक्चर चली थी रजनीकांत की, वहाँ भी सिल्वर जुबली किया उसने। और अब रजनीकांत का इतना बड़ा मार्केट हो गया, हर रजनीकांत की पिक्चर जापान में चलती। ऐसे विदेशों में जितने भी रीजनल स्टार्स हैं इनकी सबकी पिक्चर चलती, राजस्थान की नहीं चलती क्योंकि राजस्थान को ओपनिंग ही नहीं मिला। राजस्थान के बाहर ही नहीं देखते हैं तो विदेश का तो सवाल ही नहीं आता। कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान को क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करे राजस्थान करे, इनको मदद करे, अच्छी फिल्म बनाने में सहयोग करे तो राजस्थान के कलाकार, राजस्थान की फिल्में भी भारत में ही नहीं अलावा बाहर भी जाएगी, विदेशों में भी जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री